पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन जो है ना, लैंगिक जनन, इसकी बात करें हम, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में एक तो देखो ये बात ध्यान रखनी है कि इस प्रकार का जो जनन होता है, इस जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कौन विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होगा कि अर्धसूत्री विभाजन तो कोशिका में उस समय होता है जिस समय युग्मक जनन की क्रिया हो, युग्मक के जनन की क्रिया होती है। क्रिया होगी युग्मक जनन की क्रिया होती है, और युग्मक जनन की क्रिया हो रही है, इसका मतलब किसका निर्माण होगा? युग्मक बनेगी। तो पहली बात देखो, लैंगिक जनन यदि हो रहा है तो लैंगिक जनन के अंदर किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। और युग्मक जो है, ये युग्मक के दो प्रकार के बनेंगे यहाँ पर। एक तो हम बनाएंगे यहाँ नर युग्मक बनाएंगे, एक तो नर युग्मक बनाएंगे, और एक कौन सा बनेगा यहाँ? मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक तो नर युग्मक बनेगा और एक कौन सा बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। और जब युग्मक बन गए तो ये बनने वाले जो युग्मक हैं, इन युग्मकों के मध्य में संलयन होगा। युग्मकों के मध्य में कौन सी क्रिया होगी? संलयन की क्रिया होगी। और युग्मकों के संलयन की क्रिया को भी क्या कहा जाता है? युग्मकों के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तो मतलब लैंगिक जनन यदि हो रहा है जीव के अंदर, तो उस जीव के अंदर कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जनन का वह प्रकार जिसमें युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। जिसमें युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। और युग्मकों के संलयन से किसका निर्माण होता है? नई संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। नई संतति का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। आगे बात समझें तो लैंगिक जनन वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि अर्धसूत्री विभाजन तो कब होता है? जब कौन सी क्रिया होती है? युग्मक जनन की क्रिया होती है, उस दौरान कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो सीधा आगे की बात अपने आप समझ में आ गई। इसका मतलब इसमें युग्मक बनेंगे, और युग्मक बनेंगे तो बनने वाले युग्मकों के मध्य कौन सी क्रिया होगी? संलयन की क्रिया होगी। और उस युग्मकों के संलयन की क्रिया को भी क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। और जब निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद में भी तो कुछ संरचनाएं बनेंगी। निषेचन के बाद में कुछ संरचनाएं, मतलब जैसे निषेचन हुआ तो निषेचन से जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और बनने वाला युग्मनज ही परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होकर ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। परिवर्तित होकर क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियो बनाएगा। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया, भ्रूणोद्भव होगा यहाँ पे। ठीक है ना? एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया। अब देखो भ्रूण जो बनेगा, ये भ्रूण बनेगा जायांग जो होगा, जायांग का अंडाशय भाग, और अंडाशय भाग है, अंडाशय भाग के अंदर बीजांड है, और बीजांड के अंदर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो इसका मतलब जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद में जो अंडाशय और बीजांड है ये भी क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। और ये भी जब परिवर्तित हो जाते हैं तो अंडाशय से तो हम क्या बनाएंगे? अंडाशय जो है, इस अंडाशय से तो हम किसका निर्माण करेंगे? फल का निर्माण करेंगे। और जो अंडाशय के अंदर उपस्थित जो बीजांड है, इस बीजांड से हम किसका निर्माण करेंगे? बेटा बीज का निर्माण करेंगे। ठीक है, मतलब कितने हम प्रोसेस यहाँ पर पढ़ेंगे हम इस लैंगिक जनन के दौरान। समझ आ गया ना यहाँ पे? तो देखो लैंगिक जनन जो है, ये लैंगिक जनन को हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन है ये 3 घटनाओं में पूरा होता है। इस लैंगिक जनन के दौरान 3 घटनाएं घटित होती हैं। उन 3 घटनाओं की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो एक घटना तो होती है, एक तो होती है पूर्व निषेचन, पूर्व निषेचन घटना एक तो। फिर दूसरी होती है निषेचन, निषेचन, और फिर तीसरी होती है पाश्च निषेचन, पाश्च निषेचन।
ठीक है, पूर्व निषेचन, निषेचन, पश्च निषेचन। पूर्व निषेचन मतलब निषेचन होने से पहले की जो घटनाएं हैं, कैसे कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं निषेचन से पहले, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो निषेचन हमें करना है, निषेचन करना है, तो निषेचन करने के लिए हमें युग्मकों की आवश्यकता होगी। भाई निषेचन यदि करना है तो युग्मक बनाने, और युग्मक बनाने हैं तो यहाँ पर एक तो क्रिया निषेचन पूर्व है, कौन सी क्रिया होगी, युग्मक जनन, युग्मक जनन होगी। निषेचन के लिए हमें युग्मक बनाने, निषेचन करना है तो मतलब निषेचन से पहले बनाने पड़ेंगे युग्मक, फिर तो युग्मक जनन की क्रिया पूर्व निषेचन में। और दूसरा जो युग्मक जो बने हैं, इन युग्मकों का हमें क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर फिर दूसरी क्रिया पड़ेंगे, युग्मकों का स्थानांतरण पढ़ेंगे हम। और पादप जो है, पादपों में युग्मकों के जो स्थानांतरण की जो प्रोसेस है, उसको हम नाम दिया यहाँ पर, क्या पढ़ेंगे बेटा, परागण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो क्रिया तो हम पढ़ेंगे इसमें पूर्व निषेचन में। निषेचन से पहले युग्मक जनन होगा, और बनने वाले युग्मक है, युग्मकों का आपस क्या होगा, फिर स्थानांतरण होगा, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, पादप में परागण कहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें निषेचन पढ़ेंगे कि जो युग्मक है युग्मकों का आपस में संलयन करवाएंगे। और फिर हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, और निषेचन पश्च जो घटना है, इस घटनाओं में हम जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के बाद में जो युग्मनज जो बना है, वह युग्मनज परिवर्तित होकर क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। इसका मतलब हम पढ़ेंगे तो भ्रूणोद्भव पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो भ्रूणोद्भव पढ़ेंगे। एक हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर भ्रूणकोश पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश पढ़ेंगे, यहाँ पर एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें फल पढ़ेंगे हम, और फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीज पढ़ेंगे। या निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें दो टॉपिक और दे रखे हैं अपने, एक तो पॉली एम्ब्रियोनिक पढ़ेंगे हम, इसमें बहुभ्रूणता पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे एपोमिक्सिस असंग जनन पढ़ेंगे। तो ये क्रिया करेंगे हम पश्च निषेचन में, ये दो क्रिया करेंगे हम पूर्व निषेचन में। समझ आ गई? देखो देखिए, हम बात कर रहे हैं उन पादपों की जिन पादपों में पुष्पन की क्रिया है, उन पादपों की बात कर रहे हैं। पादप जो है, पादप, इस पादप को देखो हम दो भागों में बांट सकते हैं। पादप को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, हम यहाँ पे दो भागों में, जनन के आधार पर इसको दो भागों में बांट रहा हूँ। देखो इस प्रकार, पादप के एक तो ये भाग हो गए, एक पादप का ये भाग है, एक पादप में ये भाग है, और पादप के जैसे ये भाग है। ठीक है, क्या भाग है पादप के इसमें, इस भाग को तो कहा है रूट कहते हैं, इसको तो जड़ कहते हैं, ठीक है, मूल कहते हैं, इसको तना कहा जाता है, स्तंभ कहते हैं, स्टेम बोलते हैं इसको। ये जो भाग है इसको लीफ कहते हैं, पत्ती कहते हैं, पर्म कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो भाग है इसको कहा जाता है पुष्प, कहा जाता है पुष्प। ठीक है, मुख्य रूप से हमने इसको ये चार भाग में पादप के यहाँ देखिए, जड़, तना तथा पत्ती, ये जो तीन भाग हैं, जड़, तना और पत्ती, ये जो तीन भाग हैं, ये तो पादप जो है, इस पादप में जब कायिक जनन होता है, उस कायिक जनन में भाग लेते हैं। इसलिए इन्हें तो कहा जाता है पादप के कौन सा भाग, कायिक भाग कहा जाता है। पादप के कौन सा भाग कहा जाता है, इनको कायिक भाग कहा जाता है। जड़, तना और पत्ती, ये तो पादप के कायिक जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इसे पादप के कायिक भाग कहा जाता है। और पुष्प जो होता है, यह पुष्प पादप के लैंगिक जनन में भाग लेता है। लैंगिक जो जनन है, इस लैंगिक जनन में कौन सी संरचना भाग लेती है, पुष्प भाग लेती है, इसलिए इसे लैंगिक भाग कहा जाता है, पुष्प का लैंगिक भाग कहा जाता है। आप समझाइए। तो हम यहाँ पे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कर रहे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर किसका अध्ययन करना पड़ेगा, पहले इस पुष्प की संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पुष्प की संरचना का अध्ययन यदि हम कर रहे हैं, तो देखो पुष्प के बारे में यदि हम पढ़ें,
पुष्प के बारे में यदि हम पढ़ें तो हमें मालूम है कि पुष्प जो है यह पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। पुष्प क्या होता है? रूपांतरित पर्रोह होता है, रूपांतरित पर्रोह होता है। देखो रूपांतरित पर्रोह है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे देखिए, जब बीज जो होता है, बीज के अंदर पाया जाता है भ्रूण पाया जाता है। एक द्विबीजपत्री बीज में भ्रूण जो होगा, इस भ्रूण में ये दो भ्रूणीय अक्ष होती है, इस भ्रूणीय अक्ष पर लगे होते हैं बीज पत्र। भ्रूणीय अक्ष पर क्या लगे रहते हैं? बीज पत्र लगे रहते हैं। बीज पत्र जो है, बीज पत्रों से नीचे का जो भाग होता है इसे कहा जाता है बीज पत्रोपरिक कहा जाता है, बीज पत्राधार कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? तो बीज पत्राधार कहेंगे। और बीज पत्रों से ऊपर का जो भाग इसको कहा जाता है बीज पत्रोपरिक कहा जाता है। ठीक है, बीज पत्राधार हो गया और ये क्या हो गया? बीज पत्रोपरिक हो गया। बीज पत्रोपरिक का शीर्ष, यहां ये शीर्ष, ये इसको तो कहा जाता है प्रांकुर। क्या कहा जाता है इसको? तो प्रांकुर कहा जाता है। और ये जो बीजपत्राधार का जो शीर्ष होता है इसको कहा जाता है बेटा, क्या कहते हैं इसको? तो मूलांकुर कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक भाग तो हो गया यहाँ पे मूलांकुर भाग, एक भाग कौन सा हो गया? प्रांकुर भाग हो गया। मूलांकुर भाग जो है, मूलांकुर भाग जब बीज का अंकुरण होता है उस दौरान ये मूलांकुर भाग वृद्धि करेगा और ये वृद्धि करके ये तो बना लेता है मूल तंत्र बना लेता है। ये तो किसका निर्माण कर देता है? मूल तंत्र का निर्माण कर देता है। और प्रांकुर भाग जो है ये प्रांकुर भाग वृद्धि करके पर्रोह तंत्र बनाता है। क्या बनाएगा? ये पर्रोह का निर्माण करेगा, पर्रोह तंत्र बनाता है। और पर्रोह जो होता है ये पर्रोह ही किसका भाग होता है? तना जो होता है, शाखाएं, पत्तियां, ये क्या होती है? पर्रोह तंत्र में शामिल किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पादप में पर्रोह भाग की जो पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियां जो होती हैं, और जब पादप जो है ये पादप पुष्पन की जब क्रिया दर्शाता है उस दौरान पत्तियां है ये रूपांतरित होना प्रारंभ हो जाती है। और ये पत्तियां रूपांतरित होकर पुष्प की जो कलिकाएं जो होती हैं, पुष्प के जो अंग जो होते हैं, उन अंगों का क्या करना प्रारंभ करती है? निर्माण करने प्रारंभ कर देती है। मतलब पर्रोह भाग था और ये पर्रोह भाग क्या हुआ? रूपांतरित हुआ, इसलिए पुष्प है उसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित पर्रोह कहा जाता है। बात समझ आ गई ना? देखो पुष्प के जो भाग होते हैं इनके भागों की जब हम बात करते हैं तो पुष्प है, इस पुष्प को मुख्य रूप से पुष्प है, इसमें दो चक्रों में बांटा गया पुष्प को। देखिए पुष्प है, इसको दो चक्रों में बांटा गया है। एक तो पुष्प में होते हैं सहायक चक्र, पुष्प के सहायक चक्र, और एक होते हैं पुष्प का जनन चक्र, या कहें तो इसको पुष्प के क्या कह सकते हैं हम? आवश्यक चक्र कह सकते हैं। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। एक तो पुष्प के सहायक चक्र और एक कौन से हो गए? पुष्प के जनन चक्र या पुष्प के कौन से भाग? आवश्यक चक्र हो गए। ठीक है, देखो सहायक चक्र, सहायक चक्र का जो निर्माण है ये करते हैं पुष्प के जो बाह्य दल पुंज जो है, बाह्य दल पुंज, और एक पुष्प के कौन सा भाग है? दल पुंज जो है, दल पुंज। ये तो क्या करते हैं? पुष्प का कौन सा चक्र बनाते हैं? तो सहायक चक्र बनाते हैं। और जनन चक्र जो है, इस जनन चक्र का निर्माण करता है एक तो पुमंग भाग जो होता है पुष्प का, और एक कौन सा भाग होता है पुष्प का? जायांग जो भाग होता है, ये क्या बनाते हैं? जनन चक्र या आवश्यक चक्र बनाते हैं। तो सहायक चक्र और जनन चक्र, तो सहायक चक्र में बाह्य दलपुंज और दलपुंज आएंगे, और जनन चक्र आवश्यक चक्र में क्या आएगा? पुमंग और जायांग आएगा। ठीक है, देखिए सहायक चक्र की बात करें, बाह्य दलपुंज की बात करें, बाह्य दलपुंज जो है यह बाह्य दलपुंज पुष्प जो होगा इस पुष्प के सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाला चक्र होता है, सबसे बाहर की ओर।
छोटी पत्तीनुमा संरचना होती है कि पुष्प जो है इस पुष्प पर सबसे बाहर इस प्रकार से सबसे बाहर ऐसे संरचनाएं मिलेंगी, हमें छोटी संरचनाएं मिलेंगी, उन्हें क्या कहा जाता है, बाह्य दल पुंज कहा जाता है। इसका एक अकेले की बात करें, अकेला एक अवयव, जैसे ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, बाह्य दल पुंज बना रहे हैं। अकेला एक की बात करें, हम एक की बाहर की बात करें तो एक को क्या कहते हैं, एक अवयव जो होता है इसका एक अवयव है, ये क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा। और ये बाह्य दल जो होते हैं या बाह्य दल पुंज जो है ये क्या करता है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, पुष्प अपनी कौन सी अवस्था में है, कलिका अवस्था में जब पुष्प होता है तो इस कलिका अवस्था के दौरान ये पुष्प के बाकी के जो भाग है, जैसे देखो ये सबसे बाहर बाह्य दल है, कलिका अवस्था में इस प्रकार से पुष्प बंद रहता है, बंद रहता है, बाकी के भाग कहाँ रहते हैं, बाह्य दल के नीचे रहते हैं, अंदर रहते हैं, छुपे हुए रहेंगे अंदर की ओर। तो ये बाहर की ओर उपस्थित आवरण बना लेगा, बाकी भागों का बाहर की ओर आवरण बना लिया, आवरण बना रहा है, इसका मतलब कलिका अवस्था के अंदर बाकी के जो अंग हैं उनकी बेटा क्या करता है, क्या करता है, सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज का क्या कार्य हो गया, पुष्प की कलिका अवस्था में क्या करना, सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा भाग की बात करें दलपुंज की, तो पुष्प जो है, पुष्प में दूसरा भाग बाह्य दल के बाद में कौन से आएंगे, कौन सा भाग आएगा, दलपुंज आएगा। इसी प्रकार जैसे इसका एक अवयव क्या कहलाया, बाह्य दल कहलाया, इसी प्रकार दल पुंज, पुंज का मतलब क्या होता है, समूह है, पुंज का क्या मतलब होता है, समूह होता है, किनका समूह है, दल का समूह है, इसलिए क्या कह देंगे, दल पुंज। तो जाहिर है इसका एक अवयव क्या कहलाएगा, इसका दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक अवयव दल कहलाएगा। दल को सामान्य भाषा में एक नाम और दिया गया है, इसको कहा जाता है पंखुड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको पंखुड़ी कहा जाता है। दल को क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहा जाता है। और पुष्प जो होता है, इस पुष्प का जो रंगीन जो भाग होता है, जो चमकीला जो भाग होता है, वो क्या होते हैं, ये दल ही होते हैं, ये पंखुड़ी ही होते हैं। ठीक है, ये जो दल या पंखुड़ी जो होते हैं ये मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, ये मकरंद युक्त होते हैं, मतलब खुशबूदार होते हैं, मकरंद होती है इनके अंदर, खुशबूदार होते हैं। और ये खुशबूदार होने के कारण क्या होगा, इनका देखो कार्य क्या होता है, ये किसमें सहायक होते हैं, कौन सी क्रिया में, परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। कैसे करेंगे परागण की क्रिया में सहायता, कि ये क्या करते हैं, जब खुशबूदार हैं, रंगीन है, चमकीले हैं, तो ये इनकी तरफ कौन आकर्षित होगा, कीट आकर्षित होंगे इनकी ओर। मकरंद प्राप्त करने हेतु कीट इनकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये कीटों को क्या करते हैं, कौन सी क्रिया हेतु, परागण की क्रिया हेतु कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो सहायक चक्र कौन बनाता है, बाह्य दलपुंज, और कौन बनाएगा, दलपुंज बनाएगा। बाह्य दलपुंज सबसे बाहर की ओर मिलेगा पुष्प के, एक अवयव क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। और ये बाह्य दल जो होते हैं क्या करते हैं, उसकी कलिका अवस्था में सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। दूसरा भाग इसका दलपुंज होता है, दलपुंज है, एक अवयव क्या कहलाता है, दल कहलाता है। इसे सामान्य भाषा में किस नाम से पुकारते हैं, पंखुड़ी के नाम से। ये पंखुड़ी जो है वो कैसी होती है, रंगीन होती है, चमकीली होती है, मकरंद युक्त होती है। क्या करेगा ये, परागण की क्रिया हेतु कीटों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करने का कार्य करता है। बात आ गई थी समझ में। फिर देखो दूसरे भाग की हम बात करें, पुष्प का जो दूसरा जो भाग होता है, इस दूसरे भाग को हमने नाम दिया है, कौन सा चक्र का है, जनन चक्र का है, जनन चक्र। और जनन चक्र में दो भाग, पहले भाग की हम बात करेंगे, कौन सा भाग, पुमंग भाग। कौन से भाग की बात करेंगे, पुमंग भाग की बात करेंगे। देखो पुमंग जो होता है, पुमंग भाग पुष्प का नर जननांग भाग होता है। पुमंग जो है ये पुमंग पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर जननांग भाग होता है। इसका मतलब नर जनन अंग जो है, ये नर जनन अंग है वो कौन है, पुमंग है। ठीक है,
इस पुमंग का निर्माण कई संरचनाओं से होता है जिन्हें कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। एक पुमंग है वो किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। मतलब एक अवयव है वो क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। तो पुमंग का एक अवयव क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर जो है, इस पुंकेसर की पुष्प में यदि संरचना देखी जाती है तो देखिए इसकी संरचना इस प्रकार से, एक पुष्प में पुंकेसर की संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें देखो ये शीर्ष जो भाग होते हैं, शीर्ष भाग को तो कहा जाता है परागकोश कहा जाता है। शीर्ष भाग को तो क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। और ये जो संरचना लंबी डंठलनुमा संरचना होती है, इस संरचना को कहा जाता है उतंतु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? उतंतु कहते हैं। एक पुंकेसर है वो परागकोश और किसमें बटा रहता है? उतंतु में बटा रहता है। ठीक है, देखिए परागकोश है, परागकोश कुछ पादपों को छोड़कर इसमें दो पालियां उपस्थित हैं। यहाँ कुछ पादप है, जैसे मालवेसी कुल के पादप की बात करेंगे आगे, उन पादपों को छोड़कर ये यहाँ पर कितने पाली युक्त होती है? दो पाली युक्त होती है। और ये तो दो पालियां हैं, दो पालियां आपस में कनेक्ट रहती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं और ये पुतंतु से भी जुड़ी रहती हैं। तो इसको जोड़ने का कार्य जो है वो कार्य कौन करता है बेटा? योजी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पुमंग भाग, पुमंग है, पादप का कौन सा भाग होता है? नरजन्नांग भाग होता है। इसका एक अवयव क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर जो है, इस पुंकेसर की जब संरचना देखी जाती है तो इसके शीर्ष भाग पर पाई जाने वाली संरचना परागकोश कहलाती है। लंबी डंठलनुमा संरचना क्या कहलाती है? उतंतु कहलाती है। परागकोश की दोनों पालियों को जोड़े रखने वाली संरचना क्या कहलाती है? योजी कहलाती है। ठीक है, फिर जन्म चक्र में दूसरा जो भाग होता है, यह दूसरा भाग कौन सा होता है? जायांग होता है। दूसरा भाग उसमें कौन सा होगा? जायांग भाग होगा। और जायांग जो है, यह जायांग पुष्प का कौन सा भाग होता है बेटा? मादा जननांग भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा जननांग भाग होता है। सबसे अंदर की ओर पाए जाने वाला भाग है। ठीक है, पुष्प में सबसे अंदर पाए जाने वाला भाग कौन सा है? मादा जननांग भाग जायांग होता है। तो जायांग जो है इसका एक अवयव क्या कहलाएगा? स्त्री केसर कहलाएगा। जायांग का एक अवयव क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। इसका मतलब जिन पादपों में जायांग का निर्माण बहुत सारे स्त्री केसरों से होता है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है बहुअंडपी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बहुअंडपी कहा जाता है। स्त्री केसर को किस नाम से जानते हैं? अंडक के नाम से जानते हैं। तो जिस जायांग का निर्माण कई स्त्री केसरों से हो रहा है तो उसमें उसको क्या कहेंगे? हम बहुअंडपी कहेंगे। और यदि एक से ही हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको? एकांडपी कहेंगे, एकांडपी कहेंगे। ठीक है, जायांग भाग है। जायांग भाग की जब यदि संरचना हम देखते हैं, जायांग भाग है, इसकी संरचना यदि देखते हैं तो इसकी संरचना इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। इसमें ये संरचना होती है जायांग की। ये जो भाग होता है, इसका शीर्ष जो भाग होता है, इस शीर्ष भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र कहा जाता है। शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो नलिकाकार जो भाग होते हैं, इस नलिकाकार भाग को कहा जाता है वर्तिका कहा जाता है। और इसका आधार ये खुला हुआ जो भाग होता है इसको कहा जाता है अंडाशय कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं बीजाणु पाई। ठीक है, तो ये कौन सा चक्र बनाते हैं? जनन चक्र बनाते हैं। तो जनन चक्र में तो कौन सा हो गया? पुमंग भाग हो गया और जायांग भाग हो गया। पुमंग भाग तो पुष्प का कौन सा भाग? नरजन्नांग भाग। जायांग भाग पुष्प का कौन सा भाग हो गया? मादा जन्नांग भाग। पुमंग के एक अवयव को क्या कहेंगे? पुंकेसर। जायांग के एक अवयव को क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, पुंकेसर है, पुंकेसर में शीर्ष भाग परागकोश, डंठलनुमा संरचना पुतंतु, परागकोश की पालियों को जोड़े रखने वाली संरचना योजी।
स्त्रीकेसर में शीर्ष भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। नलिकाकार भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। आधार्य फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय में क्या उपस्थित होते हैं? बीजाणु होते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि पुष्प जो है, इस पुष्प का निर्माण जो है, ये कहा कि रूपांतरित पर्व होता है, मतलब पत्तियां है रूपांतरित हो रही है। देखो यहाँ पर जो कुमंग जो है या पुंकेसर जो भाग होता है, इसको हम कह सकते हैं लघु बीजाणु पर्ण कह सकते हैं। लघु बीजाणु पर्ण कह सकते हैं। पर्ण का रूपांतरण है, ऐसी संरचना है जिसमें किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगे, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है ना। और जो स्त्रीकेसर भाग है, इसको हम कह सकते हैं कौन सा? गुरु बीजाणु पर्ण कह सकते हैं इसको। ठीक है, लघु बीजाणु पर्ण। और ये कौन सा? गुरु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण वह भाग होगा जिस भाग में किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। गुरु बीजाणु पर्ण वह भाग होगा जिसमें हम किसका निर्माण करेंगे? गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। आगे बात समझ में। अब देखो ये जितने भी हमने भाग किए हैं, बाह्य दलपुंज, पुंमंग, जायम, ये सभी भाग पुष्प के एक विशेष भाग से निकलते हैं। जो आधार बना रहे हैं, भागों का क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं, आधार बना रहे हैं, आसन बना रहे हैं उनका। ठीक है ना। आसन मतलब जहां से निकल रहे हैं आसन, तो वह भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाएगा वह भाग? पुष्पासन। इसका मतलब पुष्प के जो ये भाग हैं, ये कहां से निकलते हैं? पुष्पासन से निकलते हैं। कहां से निकल कर आएंगे? पुष्पासन से निकलते हैं। ठीक है। और पुष्प जो है, इस पुष्प को शाखा से या तने से जोड़े रखने वाली जो संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहा जाता है? पुष्प व्रंत कहा जाता है। क्या कहते हैं उस संरचना को? पुष्प व्रंत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो देखो हमने पुष्प के अंदर ये पढ़ा है कि पुष्प जो है, इस पुष्प के मुख्य रूप से हमने बात की, 4 भागों की हमने बात की है। यहाँ एक पुष्प है, इस पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। क्रम से बाहर से अंदर की ओर लिख रहा हूं मैं। पहला भाग क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। सबसे पहला भाग क्या होगा? बाह्य दलपुंज। फिर दूसरा भाग होता है इसमें दलपुंज होता है। फिर तीसरा भाग इसमें होता है पुमंग होता है। और चौथा भाग इसमें कौन सा होता है? जायांग होता है। ठीक है ना। और ये चारों भाग कहां से निकलते हैं? पुष्पासन से निकलते हैं। ठीक है। बाह्य दलपुंज बताया सबसे बाहर की ओर होगा, सबसे बाहर होता है। इसका एक अवयव क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। एक अवयव क्या कहलाएगा? बाह्य दल कहलाएगा। और ये कार्य क्या करता है? कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में क्या करेगा? पुष्प की सुरक्षा करता है। कलिका अवस्था में क्या करता है? पुष्प की सुरक्षा। ये बात की। फिर हमने बात की दलपुंज की, कि दलपुंज जो होता है, दलपुंज बाह्य दलों के नीचे पाया जाता है। इसका एक अवयव क्या कहलाएगा? दल, या इसको क्या कहा जाता है? पंखुड़ी कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, रंगीन है, चमकीले हैं, चमकीले मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। कार्य क्या करते हैं ये परागण की क्रिया हेतु परागण के लिए क्या करेंगे? कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ये बात की। फिर हमने बात की पुमंग की। इसको कहा हमने पुष्प का कौन सा भाग? नरजननांग भाग होता है। पुष्प का नरजननांग भाग है। इसका एक अवयव क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। एक अवयव क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। जिसका शीर्ष भाग है वो तो परागकोश कहलाता है। शीर्ष भाग तो क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। और व्रंतनुमा संरचना क्या कहलाती है? उत्तंतु कहलाती है। और दोनों को आपस में जोड़े रखने वाली संरचना क्या कहलाती है? इसमें योजी कहलाती है। ठीक है। फिर हमने बात की जायांग की। और जायांग जो भाग होता है, यह जायांग भाग क्या होता है? पुष्प का कौन सा भाग? मादा जननांग भाग होता है। जायांग है पुष्प का कौन सा भाग है? मादा जननांग भाग है।
और इसका एक अवयव है वो क्या कहलाएगा? स्त्री केसर कहलाएगा। एक अवयव क्या कहलाएगा इसका? स्त्री केसर। या इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, क्या कहेंगे इसको? अंडा कहते हैं। ठीक है। कितने भाग इसके भी? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया इसको। शीर्ष भाग है वो क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। नलिकाकार भाग क्या कहलाएगा? वर्तिका कहलाएगा। और आधारीय फूला हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंडाशय। और अंडाशय जो है, इस अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो है एक पुष्प की संरचना बताई गई है। अब इस पुष्प की संरचना में हम इस लेसन में हम जो भाग करने वाले हैं वो करेंगे हम इसमें। एक तो पुष्प का कौन सा भाग? नरजरनांग भाग की बात करेंगे, नरजरनांग के बारे में पढ़ेंगे। और एक हम इसमें कौन सा भाग पढ़ेंगे? मादा जननांग में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नरजरनांग और मादा जननांग